Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 12 Science Chemistry and as usual हम P ब्लॉक चैप्टर की हम बात कर रहे थे। 3-4 लेक्चर्स हम उसमें पढ़ चुके हैं और ग्रुप 15 P ब्लॉक का जिसमें हम बात कर रहे हैं, आज नेक्स्ट लेक्चर है, नया टॉपिक है जो आप देख पा रहे हैं, वर्ग 15 के तत्वों की अभिक्रियाशीलता, मतलब उनके रासायनिक गुण, मतलब वो किससे किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं और किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण वो करते हैं, हम ये आज इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम वर्ग 15 की बात ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या होते हैं एलिमेंट्स वर्ग 15 के, आप लोग इससे अवेयर हैं। इससे पहले हम इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर चुके हैं। ऑक्सीकरण अवस्था +3 +5 थी, हम इसके बारे में बोल चुके हैं। +3 कहाँ होती है? बॉटम की तरफ, ज़्यादा स्टेबल होती है, किसकी वजह से? अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से ऐसा था। ठीक है, +5 क्या होती है? टॉप में ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? बिल्कुल असंगत व्यवहार दर्शाता है, इसलिए टॉप में +5 की जगह नाइट्रोजन क्या दिखाता है? +3 दिखाता है ना। असंगत व्यवहार होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार किस वजह से है? डी अनुपस्थित की वजह से होता है, ऐसा ही था। डी कक्षक नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन में क्या था? असंगत व्यवहार था, पूरे वर्ग के गुणों से बिल्कुल अलग चलता था, जिसमें पहला हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल चुके हैं। दूसरा हम बोलते हैं कि भैया ये पी पाई ओवरलैपिंग करता है, जिससे क्या करता है? ये मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, बहु आबंधन का काम करता है ना। जैसे नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये बहु आबंधन का कार्य करता है। बहु आबंधन से इसके बॉन्ड की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये कैसा होता है? नाइट्रोजन अक्रिय प्रकार की होती है। ये सब क्या होगा? बाकी तत्वों में नहीं होता। बाकी तत्वों में कैसी होती है? डी पाई पी पाई प्रकार की बॉन्डिंग होती है, क्योंकि बाकी तत्वों के अंदर क्या होते हैं? डी कक्षक उपस्थित होते हैं, है ना, इसलिए वो डी पाई पी पाई करते हैं, मतलब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, अपने अष्टक का विस्तार कर रहे हैं बाकी लोग, क्योंकि उनमें डी उपस्थित है। नाइट्रोजन में डी नहीं होता, इसलिए ऐसा विस्तार नहीं करता है। तो डी पाई पी पाई बाकी लोग करते हैं, जिससे सिंगल बॉन्ड बनता है ना, सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे आप फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात कर सकते हैं। इसी को हम श्रृंखलन कहते हैं बच्चों, और इसी की वजह से ये क्या करते हैं? बहुत सारे आइसोटॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के एलोट्रॉप्स बनते हैं, सॉरी आइसोटॉप, एलोट्रॉप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, केवल मल्टीपल बनाएंगे। ये मल्टीपल कम बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इनमें ये वाला ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि छोटे साइज की वजह से नाइट्रोजन में होता है, इनमें साइज डी होने की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं, और आज अब अपन इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है इसकी अभिक्रियाशीलता। जितने भी तत्व हैं हमारे पास में इस ब्लॉक के, उन तत्वों की हम क्या करेंगे? अभिक्रियाशीलता की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन के साथ, कि हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या करते हैं, किस टाइप की रिएक्शन है और क्या चीज़ इसके अंदर बनने वाला है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के साथ सभी तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ई माने क्या है? ई माने है आपके एलिमेंट। सपोज कीजिए हम नाइट्रोजन की बात करते हैं और H3 है ना, PH3 एंड आर्सेनिक H3, ये सब क्या है? ट्राईहाइड्राइड्स हैं। और अपना जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो क्या करते हैं? इसी प्रकार के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। कब? हाइड्रोजन से रिएक्ट करके। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए सिंपल 2-3 चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी, जिसके अंदर हम इसके स्थायित्व की बात कर सकते हैं कि भैया कौन ज़्यादा स्थायी रहेगा और कौन कम स्थायी रहेगा, किसकी कैसी नेचर होने वाली है। ठीक है, देखिए जरा, इन हाइड्राइडों का स्थायित्व वर्ग में नीचे की तरफ
घटता है। इस बात पे फोकस कीजिए कि भैया इन हाइड्राइडों का स्थायित्व वर्ग में नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका स्थायित्व घटता चला जाता है। इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर आप इनके साइज की बात करेंगे तो आप सबसे पहले हाइड्राइड NH3 की बात करिए, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। व्हाट इट हैपन्स, इस वजह से रीज़न क्या है, क्या होने वाला है कि इसका जो छोटा साइज है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, तत्व का आकार जो है ना वो अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, आबंध लंबाई। मैं कौन से आबंध की लंबाई की बात कर रहा हूं, इस तत्व और हाइड्रोजन के बीच में। तो तत्व का आकार छोटा है तो आबंध की लंबाई भी क्या होगी, छोटी होगी, और आबंध की लंबाई भी क्या होगी, समानुपाती हो गया ना। और अगर आबंध की लंबाई छोटी है ना, अगर तत्व का आकार छोटा है तो समानुपाती है तो आबंध की लंबाई भी कम होगी, और अगर आबंध की लंबाई कम है तो उसकी ऊर्जा जो है ना, आबंध की ऊर्जा, या मैं यहां लिखूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंध ऊर्जा या आबंध की एंथैल्पी, वो भी क्या होगी, अब वो बहुत ज्यादा होगी। आबंध की लंबाई कम तो ये बहुत ज्यादा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भैया जिस भी बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आबंध की वियोजन ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। हम कह रहे हैं कि भैया वर्ग में स्थायित्व बढ़ता है नीचे की तरफ इनका, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाओगे तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ा तो आबंध की लंबाई बढ़ गई, आबंध की लंबाई बढ़ गई तो देखिए 1 बटा आबंध की लंबाई व्युत्क्रम है, आबंध की लंबाई बढ़ेगी तो आबंध की ऊर्जा घटेगी, तो वो क्या होगा, स्थायित्व कम होता चला जाएगा, ठीक है। अतः NH3, PH3, ASH3, एंटीमनी हाइड्राइड एंड बिस्मथ हाइड्राइड, ये है इनका स्थायित्व, ठीक है। ये लीजिए इधर की तरफ इनका स्थायित्व है। अच्छा, अब हम ये कहें कि भैया अगर बिस्मथ का हाइड्राइड सबसे कम स्थायी है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को सबसे तेजी से रिलीज करने वाला है। क्या करने वाला है, अगर बिस्मथ के हाइड्राइड के स्थायित्व की आप बात कर रहे हैं, सबसे कम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बिस्मथ का हाइड्रोजन टूट करके बॉन्ड डिसोशिएट होकर के सबसे तेजी से बाहर निकलेगा। समझ में आ रही है बात, मतलब हाइड्रोजन बिस्मथ जो है वो जल्दी दान करेगा, और ये जो दान किया जाने वाला हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है, ये प्रॉपर्टी शो करेगा किस चीज की, कि हाइड्रोजन के जल्दी रिलीज होने से दो चीजें इसमें इफेक्ट होंगी। एक तो इसकी अम्लीय प्रकृति होने वाली है, और दूसरी चीज क्या होने वाली है, इसकी अपचायक प्रकृति। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, ये समझिए आप, ठीक है। मतलब अगर किसी भी स्पीसीज में आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे या ऑक्सीजन निकालते हैं तो उसको तो क्या कहते हैं, अपचयन, या फिर आप अगर ऑक्सीजन जोड़ के हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ये आप केमिस्ट्री में हमेशा दिमाग में फिट रखिएगा कि कभी भी अगर डोनेशन एक्सेप्शन की आप बात कर रहे हैं, दान करना या ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ होंगे। इस बात को दिमाग में फिक्स कर लेना, क्योंकि आपने 11th में रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ी हुई है, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है तो सामने वाला लेने वाला होगा, जब ही तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कोई देगा जब ही तो लिया जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप ये सोचिए कि अगर यहां से हाइड्रोजन ये रिलीज कर रहा है, क्योंकि स्थायित्व कम है तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और अगर हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई लेने वाला जरूर होगा, और जो लेगा उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब अपचयन है। ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन देगा तो बहुत ज्यादा अच्छी अपचायक प्रकृति का होगा। अतः BiH3 उच्च अपचायक। समझ में आ रही है क्या बात, सबसे अच्छा हो गया ना, क्योंकि इससे हाइड्रोजन तो बहुत लेट रिलीज करेगा, ये सबसे जल्दी रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया, है ना।
अब इसके बाद में एक और हम इसमें चीज कह सकते हैं कि भैया अगर हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो उसकी एसिडिक नेचर, मतलब कोई भी हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। देखिए H दान करने की उच्च प्रकृति, इस वजह से ही क्या होगा, BiS3 सबसे अच्छा क्या है, अपचायक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी एसिडिक नेचर के बच्चों, ठीक है ना। एसिडिक नेचर के अंदर देखिए क्या है कि आपको एक मैं टेबल बताऊंगा, ठीक है ना, एक टेबल मैं बता रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप फोकस कीजिएगा उस चीज पे। आपको मैं जो टेबल बताऊंगा ना, उस टेबल के आधार पर आपको कभी भी किसी भी ऑक्साइड, हाइड्राइड, या हाइड्राइड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इनमें से कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि उसकी एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, अब आपके सामने ये टेबल लिखी हुई है, आप इस टेबल के हिसाब से आपके जो हाइड्राइड्स हैं उनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति, एसिड और बेस को आप डिफाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। देखिए कैसे, आप लोग NaOH जानते हैं, NaOH, NaO, Na2O, है ना। बताइए NaOH क्या है, क्षार है, बेस है ना। और अगर ये बेस है तो आप ये देखिए कि है क्या चीज, ये हाइड्रोक्साइड है ना, OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्साइड है। किसका, Na, सोडियम, क्या है, धातु, मतलब ये धातु का हाइड्रोक्साइड है और इसकी नेचर कैसी है, क्षार। आप इस टेबल से इसके आंसर दे पाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है दिमाग में NaOH वाली बात। तो अगर धातु का हाइड्रोक्साइड क्षार है और Na2O भी क्या होता है, बेस ही होता है, बेस होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया NaOH सोडियम है, धातु का हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हमेशा बेस होंगे। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड किसके, धातु के बेस है। अब बस ये पॉइंट पकड़ लो आप, बाकी इधर चलते हो तो उल्टा कर दो, इधर चलते हो तो उल्टा कर दो। इसका मतलब आप इधर जा रहे हो तो धातु का हाइड्राइड हो गया, वो एसिडिक हो जाएगा। तो धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो धातु के हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। अगर धातु का हाइड्राइड एसिड है तो अधातु का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए बच्चों, इसका मतलब ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड पढ़ रहे हैं। अब देखो बिस्मिथ क्या है, बिस्मिथ क्या है, धातु है, और टॉप की तरफ जाओगे तो अधातु आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, नाइट्रोजन की तरफ जाओगे तो अधातु आ जाएगी। इसका मतलब NH3 क्या है, प्रभावी क्षार है, क्योंकि अधातु का हाइड्राइड है, और BiH3 प्रभावी अम्ल है। लॉजिक क्या है कि यहां पे बिस्मिथ धातु है और ये अधातु है। आप इस बात को समझिएगा, ओके। अच्छा, इसमें एक और बात अपन कर सकते हैं हाइड्राइड के अंदर। ये हाइड्राइड H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सुना है आप लोगों ने, सुना सुना लग रहा है कि सब कुछ सुना सुना, मतलब कान पे बजाते ही सुन हो जाती है ना, वो सुना सुना नहीं, सुना सुना देखा देखा लग रहा है कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को हम जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है साहब, बना दिया। पहले NH3 ने दूसरे NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या खास बात होती है कि जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना वो कम होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि एक इसकी लिमिट होती है डिस्टेंस की, लेंथ की, डिस्टेंस की क्या होती है, लिमिट होती है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर आ रही है तो ये नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ विद्युत ऋणात्मकता, जो केंद्रीय परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। H बॉन्ड जो है ना, इस वजह से, अच्छा विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की होती है ना, तो इसलिए H बॉन्ड क्या है,
NH3 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और BiH3 में सबसे कम होने वाला है। दोनों कारण हो जाएंगे क्योंकि BiH3 धातु है तो ऋणात्मकता कम है और दूसरा आकार बढ़ रहा है, इसलिए भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाता है। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कम, इसका क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसके अंदर ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 का सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं। देखो ऐसे NH3 के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांगली बाइंडेड हो जाएंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसका MPBP भी थोड़ा ज्यादा रहने वाला है बाकी सबसे। समझ में आ रही है कि ये कहानियां है ना। तो ये सब क्या है, हाइड्राइड है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया से हमने इसको सीखा है, समझा है और ये इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें आप हाइड्राइड की बात अगर करते हैं तो ऐसे ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, है ना, इसकी MPBP के बारे में पूछ ले। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊं कि आपको ऐसे ओके गाइस, तो हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन के ऊपर, जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे हम कहते हैं कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम होता है, क्यों? इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हाइड्राइड देखिए पहले तो। PH3 और NH3 दोनों क्या है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के हाइड्राइड है। अब इसमें रीजन क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भैया नाइट्रोजन जो है वो साइज छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो हाई होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से ज्यादा होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आप इसमें आंसर क्या देंगे, सिंपली कि उच्च ऋणात्मकता और छोटे साइज की वजह से नाइट्रोजन के NH3 में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे देन द PH3 के कंपैरिजन में। और दैट्स ऑल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करते हो तो दो अणुओं के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है वो जो है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट को उसके क्वथनांक को डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसके दो अणुओं के बीच में कितना अट्रैक्शन है, उसी के आधार पे उसका क्वथनांक होगा। अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, कौन सा अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, NH3 का ज्यादा होगा। ऐसे आपको जनरली कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो रिएक्टिविटी है, हम ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सी ऑक्सीजन। और ये जो है, आप अभी हमने इधर जो टेबल बना रखी है उस टेबल पे फोकस रखिएगा, क्योंकि ये टेबल अभी हम ऑक्सीजन के अंदर भी काम में लेंगे और फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो क्या बना रहे थे, हाइड्राइड बना रहे थे। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ ये तत्व ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और वो किस टाइप के होते हैं, E2O3 तथा E2O5 प्रकार के होते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी अपने तत्व की, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 2 6 और -6 को इसमें बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा सबका। इसमें क्या 5 2 10, 10 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो +5 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड का निर्माण करता है कौन, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के जो तत्व हैं वो E2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और E2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या करते हैं, ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, आप कहें कि भैया इनका स्थायित्व बताइए मुझे, तो मैं ये कहूंगा कि E2O3 प्रकार के ऑक्साइड जो है ना, वो वर्ग में नीचे की तरफ, वर्ग में नीचे की तरफ स्थायी हैं। ठीक है, अब इसका कारण देखिए, कारण क्या है, क्योंकि +3 अवस्था आपको बताया हुआ है नीचे की तरफ स्थायी होती है। ठीक है,
कहाँ होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कहाँ होती है, बॉटम की तरफ होती है। हमने पढ़ा है ना ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर कि भैया +3 ऑक्सीकरण अवस्था बॉटम में ज्यादा स्थायी होती है और टॉप पे +5 ज्यादा स्थायी होती है। अच्छा, अगर टॉप पे +5 ज्यादा स्थायी है, इसका मतलब E2O5 नाइट्रोजन के लिए E2O5 मतलब N2O5 की मैं बात कर लूँ, N2O5 क्या है, ज़्यादा स्थायी है क्या, वो टॉप पे ज़्यादा स्थायी है क्या, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो क्या चलता है, अलग चलता है। ठीक है, तो वो तो आप सिंपल सा ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन में +5 आने का वैसे लॉजिक बनता ही नहीं है, केवल एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नाइट्रोजन +5 जाएगा नहीं, केवल एक एग्जाम्पल होता है, ऑक्साइड इसी के अंदर जाता है और किसी में नहीं जाएगा, है ना। चलिए अब अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं। देखो अब हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये लीजिए ऑक्साइड। अगर आप ऑक्साइडों की बात कर रहे हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आप बिस्मिथ के ऑक्साइड की बात करोगे तो बताइए वो क्या रहेगा, क्षार रहेगा या अम्ल रहेगा, बताइए मुझे। तो वो क्या रहेगा, आप देखिए कि ऑक्साइड धातु का क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिस्मिथ या फिर देखिए इन ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति। अब देखो ऑक्साइड धातु का और अधातु का आप चेक कीजिए, धातु का ऑक्साइड जो है क्षार और अधातु का अम्ल। तो हम क्या कह रहे हैं, अम्लीय प्रकृति कहाँ होगी, टॉप पे, क्योंकि अधातु में होती है और अधातु कहाँ होती है, टॉप में होती है। तो इन ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति वर्ग में ऊपर तथा क्षारीय प्रकृति नीचे अधिक होती है। क्या बात आपको समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि टॉप बॉटम की तरफ क्या होते हैं, धातु होती है, तो धातु में ऑक्साइड क्या क्षारीय है और टॉप पे क्या अधातु है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक है, एसिडिक अम्लीय है ना। बिस्मथ में क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अच्छा देखिए ये जो अम्लीय प्रकृति है वो बताइए टॉप टू बॉटम घटेगी या बढ़ेगी, बताइए मुझे। क्या हो रही है, घट रही है ना, क्योंकि बिस्मथ का ऑक्साइड बॉटम की तरफ आएंगे तो क्षारीय होने वाला है, क्योंकि बिस्मथ क्या है, धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है ना। अच्छा देखिए अगर आपको ये पूछे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना इस बात पे, कि बताओ हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, किसमें, ऑक्साइडों के अंदर 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 और +5। अगर आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे कि मुझे बताइए कि कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड जैसे +3 और एक है आपके पास उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड जैसे +5, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मुझे ये बताइए। बताओ, कोई बता सकता है? तो आप बोलोगे सर ये कैसे आइडिया लगाएं। तो पहले तो आप ये सोचिए कि भैया +3 बॉटम में ज़्यादा स्थायी है या टॉप पे, बॉटम में ज़्यादा स्थायी है ना। और बताइए कि भैया बॉटम के अंदर धातु है या अधातु है, धातु है, तो धातु का ऑक्साइड तो क्या है, क्षार। इसका मतलब बॉटम में +3 स्थायी है और वो क्षारीय प्रकृति बनाता है, इसका मतलब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ज़्यादा अम्लीय होंगे। ठीक है ना, ये वाला देखिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड अधिक अम्लीय होंगे, है ना। अब इसमें तो कोई ज्यादा लॉजिक, देखिए सब चीजें बिल्कुल लॉजिकली सेट है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अम्लीय होते हैं, जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं E2O5 इज मोर एसिडिक देन द E2O3। ये चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जिनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज्यादा एसिडिक होंगे, ठीक है ना। अब इसमें आगे चले फिर। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक होते हैं भैया। देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड ये लीजिए एंड आई एम राइटिंग लाइक दिस, एंटीमनी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक मतलब उभय
धर्मी होते हैं। क्यों उभयधर्मी समझते हैं क्या बच्चों? मतलब जो दोनों तरफ से एक्ट कर सके। दोनों तरफ से का मतलब क्या है? जो धातु और अधातु, क्योंकि ये क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, तो ये क्या होंगे? धातु के ऑक्साइड क्षार की तरह भी काम करेंगे और अधातु के ऑक्साइड अम्ल की तरह भी काम करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह एक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक कहते हैं। बोलो जी, समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हैलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता। ठीक है, चलो जी बच्चों, हैलोजन के साथ, और इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूं। आई विल टेल यू मच मोर थिंग्स। चलिए बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना? चलो जी, ऑक्सीजन के बाद में आ जाएगा आपका हैलोजन। थर्ड है हैलोजन। कौन होता है भाई? X2। X2 कौन है? X2 कौन है? F2, Cl2, Br2, I2, ये कौन है? हैलोजन्स है। उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? हैलोजन के साथ अभिक्रिया कर ये तत्व क्या देंगे? हैलाइड देते हैं। कौन कौन से? EX3 और EX5 प्रकार के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हैं PCl3, PCl5। चलिए जी, ये तो हमें समझ में आ गई एक बात। लेकिन सबसे क्वेश्चन पूछे जाने वाली बात क्या होती है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं देता। क्यों नहीं देता? डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण। क्योंकि नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं है, इसलिए पेंटाहेलाइड नहीं देता। समझिए, नाइट्रोजन के अंदर क्या है? 2s2 2p3, ये तीन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर सकता है? इन तीन से तीन हैलोजन जोड़ सकता है। ये क्या है? युग्मित। युग्मित से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, एक बॉन्ड बन सकता है। कैसा बॉन्ड बन सकता है? उपसहसंयोजक। मतलब ये पूरा लोन पेयर दे सकता है। अब आप हैलोजन से उपसहसंयोजक बॉन्ड इसका नहीं बना सकते, क्योंकि हैलोजन कभी भी पूरा लोन पेयर नहीं लेगा। तो रास्ता क्या है हमारे पास कि इन तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से नाइट्रोजन के तीन हैलोजन जोड़ दें। बाकी इससे आप कुछ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन क्या बना रहा है? NF3 का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या होगा? बनेगा। और NF, चलिए अपन C की बात कर लेते हैं, NCl3 की बात कर लेते हैं, और NCl5 नहीं बनेगा। समझ में आ रही है क्या बात आपको? तो आपको बोले कि भैया NCl5 क्यों नहीं बनता, आपको क्वेश्चन दे देगा कि PCl3 बनेगा, PCl5 भी बनेगा। यही आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए PCl3 तो ये लीजिए, ये 3 Cl जोड़ दिए और यहाँ पे एक लॉन पेयर रख दीजिए। और PCl5 में क्या होगा? ये 3 Cl जोड़ दिए, चौथा, ये पांचवा, ये देखिए ये PCl5 है। यहाँ फॉस्फोरस में D कक्षक है। इस वजह से क्या करता है? एक्सपेंशन कर लेता है ना, नाइट्रोजन यहाँ से उठा करके यहाँ डी में नहीं ला पाता, क्योंकि डी है ही नहीं, इसलिए केवल ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा। और फॉस्फोरस में ये 3 से तो 3 बॉन्ड बना रहा है, देखिए 1 2 3 बॉन्ड तो पी में बना रहा है, लेकिन एस के कक्षक को, इलेक्ट्रॉन को उठा करके डी में फॉस्फोरस क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है, अयुग्मित कर सकता है, तो 2 बॉन्ड और बना लेगा। ये देखिए ये 2 बॉन्ड और बना लिए। इसलिए बाकी सभी तत्वों के अंदर पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड दोनों बनेंगे, बाकी नाइट्रोजन में केवल ट्राईहेलाइड ही बनते हैं। बोलिए बात समझ में आई क्या? तो NCl5 नहीं बनता है, PCl5 बनता है। ये कारण पूछे आपको, तो आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित होने की वजह से ये अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता, और क्या करेगा? अधिकतम 3 ही हैलोजन के साथ बॉन्ड बना करके ट्राईहेलाइड बनाएगा, पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, क्योंकि एक इसमें क्या है? लोन पेयर है। इसमें डी कक्षक है, विस्तार करेगा और लोन पेयर को अयुग्मित करके 5 बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी सहसंयोजकता क्या है? 5
सह संयोजकता। और हमने पढ़ी है कि नाइट्रोजन जो है ना बच्चों, अधिकतम 4 सह संयोजकता दर्शाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? अधिकतम 4 सह संयोजकता दर्शाएगा, मतलब 4 ही सह संयोजक बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, उससे ज्यादा सह संयोजक बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? मतलब कि यहां पे देखिए 5 तो ये नहीं बना सकता, ये नाइट्रोजन यहां पे ऐसे 1 2 3, ये 3 Cl से जुड़ रहा है, ये एक लोन पेयर है, तो 3 है इसमें सह संयोजकता, 4 नहीं है। 4 किस में हो सकती है? ऑक्साइडों के अंदर। वो भी किस में होगी? वो भी किस में होगी? ऑक्साइडों में। 4 भी किस में होगी? ऑक्साइडों में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझ में आए हैलाइड, है ना। अच्छा देखिए, पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राईहेलाइड से ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, मतलब सहसंयोजक होते हैं। समझिएगा बात को। पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइड से अधिक सहसंयोजक होते हैं। आप कारण समझेंगे, क्योंकि आप पेंटाहेलाइड समझिए, आप फास्फोरस के साथ में PCl5 है उसको देखिए, वहां पे पेंटाहेलाइड के अंदर क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पे, ज्यादा ध्रुवण होगा, तो सहसंयोजकता ज्यादा होगी। क्योंकि 5 सहसंयोजकता, क्योंकि पेंटाहेलाइड में केंद्रीय परमाणु पर अधिक धनावेश है, इससे क्या होगा? उच्च ध्रुवण होगा। इस वजह से क्या है? अधिक धनावेश और उच्च ध्रुवण की वजह से क्या होगा? ये ज्यादा सहसंयोजक है ट्राईहेलाइड के कंपैरिजन में। बोलो जी, चीज समझ में आई कि नहीं आई? हैलोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ये ट्राईहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड, 2 चीजें बना रहे हैं। पेंटाहेलाइड में सहसंयोजकता ज्यादा है क्योंकि सेंट्रल एटम पे चार्ज ज्यादा होगा इसलिए, और ट्राईहेलाइड में सहसंयोजकता कम है। नाइट्रोजन पे बात करेंगे, पेंटाहेलाइड कभी नहीं देगा क्योंकि इसमें डी कक्षक नहीं होता है, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या हैलोजन के बाद में देखिए धातु के साथ हम अभिक्रियाशीलता इसकी देखेंगे। ओके, बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई खास बात नहीं है, समझ में आएगा। धातु के साथ अभिक्रिया देखिए, ये सभी धातु से अभिक्रिया कर -3 ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, -3 ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होगी? -3 ऑक्सीकरण अवस्था जो आपके ग्रुप 15 का एलिमेंट जो धातु से जुड़ा होगा उसकी होगी। अवस्था के साथ क्या बनाएंगे? द्विअंगी, बाइनरी। कैसा? द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल हम नाइट्रोजन की ही बात करते हैं, तो Ca2N3। अब देखिए, इसको कीजिए 3 और इसको कीजिए 2। ये है कैल्शियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन पे है -3 और इस पे है +2, तो 3 2 जा 6 माइनस का और ये 3 2 जा 6 प्लस का, है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? बतेरे एग्जाम्पल्स इनके अंदर मेटल्स के ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम का फॉस्फाइड भी हो सकता है, जिंक का एंटीमनी भी हो सकता है जिसको एंटीमोनाइड बोलते हैं। देखिए कैल्शियम का ये फॉस्फाइड हो सकता है, वो -3 +2 है ना। कैल्शियम फॉस्फाइड हो सकता है, जिंक +2 होता है, एंटीमनी -3 होता है, तो इसको 2 इसको 3 कर दिया, वही -3 +2 है। इसको क्या बोलेंगे? जिंक
एंटीमोनाइड। ठीक है, ऐसे करके ये क्या कर सकते हैं, धातुओं के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, द्विअंगी, मतलब कि ये क्या होते हैं, दो एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, दो एलिमेंट का बाइंडिंग कैपेसिटी इसके अंदर होती है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये है हमारे बेसिक रिएक्टिविटी पैरामीटर्स इन सभी एलिमेंट्स के। अब इसके बाद में जो हम आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों, और काफ़ी अच्छा क्योंकि कोई भी ग्रुप अपन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की थी, इसमें भी बात की है, उसकी अकरेंस की बात की है, ऑक्सीकरण अवस्था की बात की है, उसकी अभिक्रियाशीलताओं की बात की है, और हर वर्ग के अंदर जो दूसरे आवर्त का तत्व है ना, उसकी असंगत व्यवहार की बात करेंगे। फिर उसके बाद में उस वर्ग से जुड़े हुए कुछ यौगिकों की बात करेंगे, उन यौगिकों का निर्माण कैसे हो सकता है, उन यौगिकों के रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, इनकी हमें बात करनी है। तो इस वर्ग का सबसे पहला यौगिक जिसके बारे में अपने को बात करनी है वो क्या है, N2, इसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे बच्चों, डाई नाइट्रोजन। ठीक है, दिस इज डाई नाइट्रोजन। आप इसको साधारण तौर पे नाइट्रोजन कहते हैं, लेकिन क्या है, ये N2 है, डाई नाइट्रोजन है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? डाई नाइट्रोजन, व्हाट इट मीन्स, NN दोनों जुड़ गए हैं ट्रिपल बॉन्ड से, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो सबसे उम्दा तरीका इसके निर्माण का, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, निर्माण हम इनका पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन का निर्माण कैसे होता है। सबसे उम्दा तरीका क्या है, देखिए औद्योगिक तरीके से अगर आप इसका निर्माण करते हैं, औद्योगिक निर्माण की आप बात करते हैं, वो किससे होगा, क्योंकि आप देखिए कि वायु के अंदर, एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन बहुत मैक्सिमम कंडीशन इसी की होती है ना। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, कितना परसेंट होता है एयर में, अराउंड 78% होता है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे अधिक कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, विच इज 28% अराउंड, है ना। बाकी फिर क्या है, छोटे मोटे तुच्छ सी चीज़ें, छोटी मोटी गैसेज हैं, उनको तो अपन ध्यान ही नहीं देंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बड़े प्रोपोर्शंस हैं वायु में, उस वायु से हम नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, एक शब्द होता है द्रवीकरण, आप समझते हैं, गैस के ऊपर दाब लगाओ और ताप को कम कर दो तो गैस क्या होती है, द्रवित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, द्रवीकरण बोलते हैं। अच्छा, आसवन, ठीक है, भंजन आसवन या फिर इसको प्रभाजी आसवन, अपन एक शब्द लेते हैं, आसवन का ही एक तरीका है प्रभाजी आसवन। उसमें क्या होता है कि जो द्रवित पदार्थ है ना हमारे पास, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं एक विशेष प्रकार की असेंबली में, तो उसकी भाप जो बन रही है ना, उसको हम पकड़ के क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, आसवन कर लिया हमने। संगनन, आसवन कर रहे हैं तो ये पूरी प्रक्रिया आसवन है, जो द्रवित पदार्थ है उसको उस असेंबली में गर्म किया, उसकी भाप बनी और उसका संगनन, संगनन मतलब वापस जो भाप को ठंडा करके द्रव्य उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रभाजी आसवन है। तो हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेस हैं, जिसमें मेन हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उनको हम क्या करते हैं, द्रवित कर लेते हैं। ठीक है, द्रवित कर लिया, अब उसका क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन करेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, बॉईल करके उसकी गैस उसकी जो है वाष्प को हम प्राप्त करेंगे। अब अच्छा बताइए, किसी चीज मिश्रण को आप गर्म करते तो पहले कौन सा पदार्थ बाहर निकलेगा, जिसका गलनांक या जिसका जो क्वथनांक है, अगर हम किसी चीज को उबालते हैं, ए और बी को उबाल रहे हैं, तो पहले कौन मिलेगा वाष्प के रूप में, जिसका क्वथनांक कम होगा, जो पहले उबलने लगेगा वही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है और ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इसलिए जो हमारे पास वायु है उसको हमने द्रवित किया और प्रभाजी आसवन करेंगे, जिससे कम क्वथनांक की नाइट्रोजन गैस हमें पहले मिल जाएगी और उच्च क्वथनांक की ऑक्सीजन पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो औद्योगिक निर्माण वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, उच्च क्वथनांक की O2 कितना है इसका क्वथनांक, देखिए 90 केल्विन होता है।
रह जाती है तथा निम्न क्वथनांक कि N2 जो हम पढ़ रहे हैं ना वो गैस क्या हो जाती है, कितना इसका 77.2 केल्विन है, वाष्प के रूप में बोलो जी, चीज समझ में आती है क्या? ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें प्रभाज्य आसवन की एक असेंबली होती है, ठीक है, उसमें ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक तो साधारण आसवन होता है कि आप खुले भगोनी के अंदर क्या करें, पानी को बॉईल कर रहे हैं, वो आसवन है, ठीक है। लेकिन प्रभाज्य आसवन में क्या होता है बच्चों, विशेष प्रकार की असेंबली के अंदर करते हैं, और किनके लिए करते हैं, जिनके क्वथनांक में ज्यादा अंतर नहीं होता, उनके लिए आपको प्रभाज्य आसवन ही करना पड़ेगा, समझिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के क्वथनांक में ज्यादा फर्क नहीं है, 77.2 और 90 ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि भैया इनका प्रभाज्य आसवन ही कीजिएगा, ठीक है। समझ में आई क्या बात? आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रायोगिक रूप से प्रयोगशाला के अंदर हम करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करवा दीजिए, ठीक है। देखिए N2 का उत्पादन अमोनियम क्लोराइड लवण है बच्चों की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराने पर होता है। क्या हुआ बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यहां मैं एक वर्ड लगा रहा हूं एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, जलीय, किसके साथ रिएक्शन कराना है, सोडियम नाइट्रेट के साथ नहीं है, नाइट्राइट है, NaNO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये भी क्या है, जलीय अवस्था में है, ये रिएक्ट करेगा तो N2 गैस रिलीज करेगा, NaCl बना देगा, ठीक है, और वाटर रिलीज करेगा, हमें ये चाहिए, नाइट्रोजन गैस चाहिए। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड, ये है सोडियम नाइट्राइट। आप इसको नाइट्रेट मत बोल देना बच्चों, क्योंकि नाइट्रेट जो है वो NaNO3 होता है, ये NaNO2 है, नाइट्राइट है। आर यू क्लियर विद दिस? इसके अलावा अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं तो अमोनियम का ही डाइक्रोमेट है, उसको भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड, अमोनियम डाइक्रोमेट के अगर थर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन, क्या करना है, अमोनियम डाइक्रोमेट का ऊष्मीय अपघटन द्वारा भी N2 प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए आप ये समझ रहे होंगे कि भैया ये क्या बला का नाम है, ये क्या है, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। बच्चों ये जो फॉर्मूलाज हैं इन पे फोकस रखिएगा, क्योंकि यही आपको आगे काम में भी आएंगे, और नहीं याद रहेंगे तो दिक्कत भी करेंगे। ये होता है डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 के ऊपर 2- और इस 2- के साथ NH4+ 2 जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट लवण हो गया है। थर्मल का मतलब है ऊष्मीय, ताप, ये, और ये इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, गर्म करना। तो इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो ये क्या देता है, N2 गैस देता है, वाटर देता है, और Cr2O3 क्रोमेट दे देता है। क्या दे रहा है बच्चों, क्रोमेट दे रहा है, एंड हियर N2 इज दिस। बोलिए आपको समझ में आया क्या? तो डाइक्रोमेट जो है उसका ऊष्मीय अपघटन करके भी आप क्या कर सकते हैं, ये गैस प्राप्त कर सकते हैं। कैडी गैस, N2 नाइट्रोजन गैस आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे क्वेश्चन पूछता है, धातु एजाइड कौन सी हो सकती है, बेरियम या सोडियम में से कोई भी ले लीजिए, का तापीय अपघटन
भी N2 गैस देता है। अच्छा बच्चों ध्यान देना, यह प्रक्रम, ये विशेष है, ये विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि यह प्रक्रम क्या करेगा, सबसे शुद्ध N2 देता है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा विशेष है। अब कारण और निवारण है, पहले तो हम रिएक्शन देखते हैं। ये धातु के एजाइड, बड़ी अजीब सी बला आ गई है ये हमारे पास, BaN3, ठीक है। अब ये N3 क्या चीज़ है, एजाइड का हम बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को हम समझते हैं कि ये क्या है, और कहीं हमने इसको पहले भी तो देखा है क्या, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे अभी। ये इसका तापीय अपघटन कर रहे हैं, तो बेरियम अलग है और थ्राइस ऑफ N2 इज द गैस व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, ठीक है ना। तो देखो N3, मैंने आपको दो टाइप के एनाइंस को उपसैसिजिक यौगिक या कॉम्प्लेक्स वाला जो चैप्टर था उसमें आपको दो टाइप के आपको लिगेंड मैंने बताए थे, एक होता है N3- और एक होता है N3-। दोनों में काफी डिफरेंस है। एक को हमने एजाइड बोला था, वहां पे एजाइडो बोल दिया था, और एक को नाइट्राइड बोल करके नाइट्राइडो बोल दिया था। आपको ये बात याद आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। नाइट्राइडो कौन सा है? दिस इज द एजाइडो, ये है आपका एजाइडो, है ना, और ये क्या था, नाइट्राइडो। याद आ रहा है क्या आपको? तो देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का परमाणु है और उस पे चार्ज कितना है, -3 है। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन के परमाणु नीचे की तरफ लग रहा है, सबस्क्रिप्ट में लग रहा है, पैरों में है तो उसकी संख्या है, और टॉप पे क्या है, आवेश। यहाँ पे पैरों में एक ही है, कुछ भी नहीं, मतलब एक परमाणु और आवेश 3, यहाँ पे 3 परमाणु और आवेश 1। अगर 3 नाइट्रोजन परमाणु 1 आवेश है तो एजाइडो है। तो देखो आवेश कितना है, तीनों पे एक ही है माइनस का, तो तीनों पे एक था, बेरियम 2+ होता है तो तीनों को 2 बार ले लिया है, और ये तरीका हो गया। सो दिस इज द बेरियम एजाइड, बोलिए, ठीक है। तो बेरियम एजाइड जो है उसका हमने तापीय अपघटन किया और हमें मिला जादू क्या, हमें शुद्ध N2 मिल गई है। ऐसा कहते हैं कि ये सबसे शुद्ध N2 प्राप्त करने का तरीका है। तो इसमें आपको समझने की बात यह है कि भैया ऐसा क्यों है। पहली बात तो बाकी में क्यों नहीं है, इसमें ही ऐसा क्यों है। तो देखिए, आप सभी रिएक्शन को देखो और उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं, सह उत्पाद हैं जो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन गैस ही पूरी तरीके से आएगी, उसमें पीछे से ऑक्सीजन नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल में जो गैसेस है उसके अंदर हीलियम भी होती है जिसका और हाइड्रोजन भी होती है, उनका क्वथनांक भी बहुत कम होता है, अराउंड नाइट्रोजन ही होता है। हीलियम और का तो बहुत ही कम होता है, आप ये देखिएगा, है ना, ऑलमोस्ट 250 - डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो तो हीलियम नाइट्रोजन से पहले ही आ जाएगी ना, तो वो गैसेस को आप अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज में। हाँ, मेजर प्रोपोर्शन 99.9% तो नाइट्रोजन आएगी, लेकिन फिर भी 1.1% भी और आ सकती हैं। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे वाटर की वाष्प है, NaCl की भी कुछ वाष्प हो सकती हैं, यहाँ पे भी वाटर है, ये है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, धातु है जो पेंदे में बैठ जाएगी और नाइट्रोजन गैस आपको अलग से मिलेगी, जो क्या होगी, प्योरेस्ट नाइट्रोजन विल बी देयर इन दी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द एजाइड। एजाइड से आप निर्माण करते हैं तो सबसे शुद्ध नाइट्रोजन आपको मिलने वाली है। चलिए जी, ये तो हुए हमारे नाइट्रोजन के निर्माण, प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की, प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के गुण धर्मों की हम बात करते हैं। वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं लिखने वाला हूं वो इसके कुछ भौतिक गुणों से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, नाइट्रोजन गैस को आप देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। वायुमंडल में ऐसा कुछ नहीं कि भैया नाइट्रोजन दिख रही है। आपको कोई स्वाद आ रहा है क्या नाइट्रोजन गैस का? नहीं आ रहा है। बताइए, नाइट्रोजन गैस कैसी है, विषैली है क्या? नहीं है। होती तो निपटलीय होते हैं ना, वायुमंडल में इतनी सारी नाइट्रोजन है, विषैली होती तो पर निपटलीय होते, क्योंकि हम रेस्पिरेशन में सांस में ले रहे हैं उसको, ठीक है। तो देखिए, यह एक स्वादहीन, गंधहीन,
रंगहीन अविषैली गैस होती है। ठीक है, जिसका या जिसकी जल में विलेयता निम्न होती है। निम्न का मतलब क्या है? कम होती है। कितनी है? 23.2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर होती है एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। समझिएगा बात को बच्चों, क्योंकि किसी भी गैस की विलेयता जो होती है द्रव में, वो उसके द्वारा लगाए गए दाब और उसमें कितना ताप आपने रखा हुआ है उस पर डिपेंड करती है। ताप बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता घटती है और दाब बढ़ाते हैं तो बढ़ती है। इसलिए हमें आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन जल में कितनी घुल सकती है? 23.2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर। 1 लीटर में लगभग 23 ml नाइट्रोजन घुल सकती है इस दाब और ताप पे। और आप ये समझिए कि ऑक्सीजन से कम होती है नाइट्रोजन की विलयशीलता, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा होती तो हम सांस लेते और हमारे ब्लड में कौन घुलती? नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कम घुलती, मर लेते, निपट लेते। ऐसा नहीं होता है ना। तो नाइट्रोजन की विलयता क्या है? कम है। ओके, अच्छा देखिए, यह है N के रूप में होती है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। जहां इसकी आबंद ऊर्जा है ना, आबंद ऊर्जा उच्च है। कितनी? 941.4 केल्विन प्रति किलोजूल। अरे केल्विन तो ताप होता है, प्रति मोल। ठीक है, जिससे यह अक्रिय है। और अक्रिय है, अतः इसको क्या करते हैं? अतः इस्पात उद्योग में अक्रिय माध्यम के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए प्रयुक्त होती है? अक्रिय माध्यम के लिए प्रयुक्त होती है। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि भैया ये हर बार हमेशा ही क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा इनर्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग N ट्रिपल बॉन्ड N है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ताप बढ़ने के साथ में ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन ताप वृद्धि के साथ इसकी क्रियाशीलता वृद्धि होती है। समझ रहे हैं? अच्छा देखो, धातुओं के साथ में ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है? नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही टिपिकल रिएक्शंस इसकी धातु के साथ वैसे होती नहीं है, लेकिन जनरली ये क्या कर सकता है? रिएक्ट कर लेता है। धातु के साथ यह नाइट्राइड देता है। क्या दे रहा है? नाइट्राइड। सपोज कीजिए लिथियम के साथ आपने N2 को रिएक्ट करा दिया तो LiN बनेगा। अब देखिए, नाइट्रोजन क्या होता है? -3 होता है। ठीक है, और लिथियम +1 होता है, तो इसको कर दो 3 और इसको रहने दो 1। यहाँ पे 2 हैं तो आपको ये करना पड़ेगा 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गए, लिथियम 3 दूना 6 है, 6 लिथियम। ठीक है क्या? तो ये आप कह सकते हैं कि भैया रिएक्शन हो रही है। मैग्नीशियम के साथ भी आप क्या कर सकते हैं? इसका नाइट्राइड बना सकते हैं। ये क्या है? ये है लिथियम नाइट्राइड। अच्छा देखो, अरे इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सर आ गया है, तो घबराना नहीं है। आप लोग जानते हैं कि दोनों का मिक्सर आ गया, अच्छा है आपके लिए। मैग्नीशियम के साथ क्या होगा? MgN, इसका -3, इसका +2, दोनों को एक्सचेंज कर दो। इसके +2 को यहाँ ला दो और इसके -3 को यहाँ ला दो। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से 2। मैग्नीशियम कितने हैं? 3। तो ये लीजिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? धातु के साथ मेटल के नाइट्राइड बना रहा है। देखो, H2 के साथ NH3,
कौन है ये, कौन है ये, अमोनिया देता है। ठीक है, देखो N2 प्लस H2 कितना 723 केल्विन टेम्परेचर रख लो, 200 ATM प्रेशर रख लो, और ये क्या दे देता है 2NH3 दे देता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हैबर प्रक्रम कहते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अमोनिया आ रहा है ऑन हाई टेम्परेचर्स अराउंड 223 से लेकर के 270 तक चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कैटालिस्ट कौन सा ले रखा है। इसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं। आगे हम इस रिएक्शन को विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अमोनिया के निर्माण में बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा 2000 केल्विन के आसपास, तो ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण कर सकता है। ठीक है, देखिए N2 प्लस O2 करके यहाँ पे आपको अराउंड 2000 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ये क्या कर सकता है NO, इसको हम क्या कहते हैं, ये है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे आप क्या गलती कर देते हैं बच्चों, इसको नाइट्रिक एसिड बोल देते हैं। ये नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है ना, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये है इसकी रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ में, धातुओं के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रिपल बॉन्ड N के स्थायित्व की, अक्रियता की बात कर रहे हैं, इसके विलयशीलता की बात कर रहे हैं, स्वाद, रंग, गंध, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर लास्ट आप यूजेस की बात कर सकते हैं। तो 2-3 यूज है बच्चों, मैं ऐसे ही आपको फॉर्मली बता रहा हूँ। एक तो क्या हो गया, इसका अक्रिय प्रभाव है, इसलिए इसको इस्पात उद्योग में काम में लेते हैं अक्रिय माध्यम के लिए। दूसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन जो है, द्रवित नाइट्रोजन का क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होता है, इस वजह से इसको हम क्या लेते हैं, शीतित प्रकार के उपयोग में लेते हैं, ठंडा करने के लिए लेते हैं। जैसे क्रायो सर्जरी होती है, ठीक है, शल्य क्रिया होती है ना, जिसको हम हिमशीतित शल्य क्रिया बोलते हैं, उनमें काम में लेते हैं क्योंकि बहुत ठंडा होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल जैविक भंडारण के अंदर इसको काम में लेते हैं। कोई चीज़ सजीवों के अंग मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, उनको स्टोर करना है, तो नाइट्रोजन का, द्रवित नाइट्रोजन का माध्यम होता है जो बहुत ठंडा मीडियम बना देता है, उससे उनको स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ यौगिक हैं, जैसे अमोनिया का निर्माण हो गया, जैसे आपके उर्वरकों का निर्माण हो गया, जैसे आप HNO3 की बात कर सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर सकते हैं, इन सब के निर्माण में भी काम में आता है। ठीक है, तो यह है आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ों की बात की। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग नोट कीजिए, पढ़ते रहिए, पॉज कीजिए और